हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे से होंगे और केमिकल कैनेटिक्स चैप्टर भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो अपने केमिकल कैनेटिक्स के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग देखते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है और फिर उसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोग कैसे लिखते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बताऊंगा और साथ साथ उसका यूनिट्स भी बताऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए, अपना पेन और अपना नोटबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ आप भी नोट डाउन करिए। तो अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो रिएक्शन के रेट को इफेक्ट कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से उसको देखते हैं, क्योंकि अभी का टॉपिक आपका उसी से जुड़ा हुआ है। तो आपके जो फैक्टर्स थे वो 5 फैक्टर्स मैंने आपको बताया था जो रिएक्शन के रेट को इफेक्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला फैक्टर था आपका कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये सबसे पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा था टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर आपका था नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। चौथा फैक्टर था आपका प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और पांचवा फैक्टर आपका था सरफेस एरिया। ये हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि किसी भी रिएक्शन को प्रभावित करने के लिए यही 5 फैक्टर होते हैं जो रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करते हैं। सभी चीजों को हम लोगों ने बड़े डिटेल में डिस्कस भी किया था। अभी हम लोग बस ये पहले वाले टॉपिक को उठाते हैं और इस चीज को थोड़ा सा और डीपली समझते हैं, क्योंकि अभी का आपका जो लेक्चर है वो इसी पे डिपेंड करता है। तो आपको ये पता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है, रेट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये आपने पढ़ा था, ये भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कोई रिएक्टेंट आपका बना रहा है प्रोडक्ट, और इनिशियली हम अगर 5 मोल का लें और पता है कि 10 मिनट में आपका रिएक्शन हाफ कंप्लीट होता है तो आपका प्रोडक्ट 2.5 मोल का ही बनेगा। बट वही अगर हम लोग रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को बहुत हाई कर दें तो वही 10 मिनट में आपका प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। मतलब क्या कि आपका रिएक्शन का रेट जो होगा वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि रिएक्शन का जो रेट होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, इसका यही मतलब हुआ कि किसी भी रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है। ठीक है, अब आप मैथमेटिकली इसको देखिए तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के लिए अपने को एक कांस्टेंट टर्म के लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसे लगाते हैं। तो रेट हो गया आपका इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर। यहां आर हो गया जी आपका रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, ये तो हम लोगों ने देखा कि रिएक्शन का रेट जो बराबर होगा के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर। बट एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि जो रिएक्शन का जो रेट है बच्चों वो सिर्फ रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। एक और भी फैक्टर है जो रेट को प्रभावित करता है, वो होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे कुछ पावर रेज होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इस पे एक पावर टर्म रेज कर रहे हैं। यह आपका मान लीजिए पी। ठीक है बच्चों, अब ये पी क्या होता है? ये पी होता है कॉन्सेंट्रेशन पे जो पावर रेज होगा, मतलब ये कि इसी पावर पे रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब ये पी आया कहां से बच्चों? तो ये पी आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, इसे हम लोग यहां पे नहीं निकाल सकते। ये कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, क्योंकि जब आप कोई रिएक्शन करने जाइएगा तो रिएक्शन करने के बाद ही तो पता चलेगा कि वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है ना। तो ये जो आप कॉन्सेंट्रेशन पे पावर टर्म रेज कर रहे हैं, इसी पावर के टर्म को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब आप कह सकते हैं कि ये पी जो है आपका ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है।
ठीक है। किसी किसी केस में आपका पी का जो वैल्यू होगा वो रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और किसी किसी केस में नहीं भी हो सकता है। ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलता है। यहां पे जो आपका पी है, वेयर, यहां लिख सकते हैं वेयर पी जो है आपका पी इज द पावर ऑफ द concentration term in which the rate of the reaction depends। यहां पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां जो P है आपका ये कॉन्सेंट्रेशन पे पावर रेज किया हुआ टर्म है और जिसपे रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। और यहां पे आप लिख सकते हैं हेयर P इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही आप पता कर सकते हैं कि रिएक्शन पे कौन सा टर्म पावर रेज होगा जिसपे रिएक्शन का रेट आपका डिपेंड कर रहा है। अब ये P आप समझ गए, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलेगा। अब इस P का क्या मतलब होता है? तो बच्चों ये जो P होता है यही P आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, ये P आपका कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों आप P के बारे में जान गए कि कॉन्सेंट्रेशन पे जो पावर रेज होगा वो आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा और इसे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चल सकता है। अब ये जो आपका P है यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कहलाता है। तो चलिए मैं आपको एक जनरल इक्वेशन लेता हूं और आपको मैं अच्छे से ड्राइव करके समझाता हूं। जैसा कि मान लीजिए हम लोग लेते हैं एक जनरल रिएक्शन जिसमें आपका ए प्लस बी और ये आपका बना के दे रहा है प्रोडक्ट, मान लीजिए। ठीक है, अब जरा सा आप देखिए इस रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट कौन है? तो आपका रिएक्टेंट यहाँ पे आपका कैपिटल लेटर्स में जो लिखा हुआ वो है और स्मॉल लेटर्स में जो हम लोगों ने ए बी लिया है ये आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है। यहाँ पे इसे आप लिख लीजिए वेयर ए एंड बी आर द रिएक्टेंट्स एंड ये स्मॉल लेटर में जो लिए ए एंड बी आर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है बच्चों, अब आप इसके लिए अगर रेट लिखिए, रेट तो आपने पहले देखा रेट इज इक्वल टू सबसे पहले आप के लगाइए इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट आपका यहाँ पे ए और बी दोनों है, तो चलिए दोनों का लीजिए ए और बी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन लिए, बड़ी ब्रैकेट में लिखे। बड़ी ब्रैकेट का मतलब ही होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो आप इसे पढ़िएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इसे पढ़िए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अब इस पे कोई टर्म पावर रेज होगा। ठीक है, अब पावर रेज होगा तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए मानते हैं एक्सपेरिमेंट करने के बाद ए पे पावर रेज हुआ x और बी पे पावर रेज हुआ जी वाई। ठीक है, देन इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बच्चों n से दिखाते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आपका n होगा यही पावर के टर्म का सम होगा, यानी x प्लस वाई। ठीक है बच्चों, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है उसे हम लोग n से दिखाते हैं। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन पे जो आपका पावर रेज है, चाहे कि आपके पास कितना भी रिएक्टेंट क्यों ना हो, मान लीजिए अभी तो हम लोगों ने यहाँ 2 रिएक्टेंट लिया था, 3 रिएक्टेंट भी हो, तो सबों पे जो पावर रेज है आपका उन सबों का आपको सम ले लेना है। सम मतलब सबों का जोड़। तो आप सम ले लीजिए और सम लेने के बाद जो वैल्यू आता है वही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे के जो है आपका, यहाँ इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर के इज ए कांस्टेंट, कि आपका एक कांस्टेंट है और इसी को हम लोग एंड इट इज कॉल्ड, आप लिख सकते हैं इट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। इसे हम लोग रेट कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, या इसी को हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो आप जान गए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को n से दिखाते हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन पे जो पावर रेज है इसका सम। ठीक है, तो x और y
एक्स और वाई कहाँ से है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये आपको दे देगा, आपको घबराना नहीं है, ये आपको दे ही देता है। तो एक्स और वाई को ऐड करते तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलता है, ये आपका एन हो गया, और यहाँ पे जो आपका के है, ये के आपका एक कांस्टेंट होता है, और इस के को हम लोग कहते हैं रेट कांस्टेंट, या इसी को हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे आता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप जान गए, एन होता है, और ये कॉन्सेंट्रेशन पे जो पावर रेज है उसका सम होता है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैं यहां लिखता हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी जीरो हो सकता है ना, कोई फ्रैक्शन हो सकता है ना, कभी कभी निगेटिव में भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी कभी निगेटिव में भी आ जाता है ना, निगेटिव का केस बहुत कम ही मिलता है, लेकिन कभी कभी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो जीरो भी हो सकता है, कोई फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कोई होल नंबर में भी हो सकता है, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर हो गया, कभी कभी सेकंड ऑर्डर आपको मिल जाएगा, है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका जीरो भी हो सकता है, कोई फ्रैक्शन भी आपका हो सकता है। ठीक है, बाकी आप लोग समझ ही गए। अब किसी भी रिएक्शन का अगर ऑर्डर जीरो है, तो रिएक्शन जीरो है, तो इसका ऑर्डर अगर जीरो है, इसका मतलब यह हुआ कि वो रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट है। आइए मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन है, कोई दे दिया आर से बना जी भाई पी, ठीक है, और आपको बोलेगा कि भाई आप इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए जीरो ऑर्डर के लिए रेट लिख करके बताओ। ठीक है, मान लीजिए कोई आपका रिएक्शन दे देगा और बोलेगा कि बताओ भाई इस रिएक्शन के लिए आप जीरो ऑर्डर के लिए रेट लिखो। तो सबसे पहले आप करोगे कि आप रेट लिख लीजिए, इसके बाद के लगा दीजिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट आपका आर है, ठीक है, और जीरो ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि ये एन का वैल्यू आपका कितना आ रहा है, जीरो। ठीक है, तो जीरो आने का मतलब हुआ कॉन्सेंट्रेशन पे पावर जीरो। ठीक है, अब इसी के लिए, इसी रिएक्शन के लिए अगर आपको बोलेगा कि भाई आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट लिख करके दिखाओ, तब आप कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू आप के लगा लीजिए इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, आर मतलब हुआ रिएक्टेंट, और इस पे पावर आप वन लगा दीजिए, क्योंकि आपका फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब हुआ कि ये जो आपका सम है ये वन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको बोलेगा सेकेंड ऑर्डर के लिए, तो इस रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है इस पे पावर टू होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और समझा देता हूं, यहां जो हम लोगों ने लिया था स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए और बी स्मॉल लेटर में, और यहां पे हम लोग ले रहे हैं इस पे पावर रेज एक्स और वाई। तो एक्स और वाई तो बच्चों आपका हो गया एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, है ना, और ये वैल्यू जो होता है मे बी समटाइम्स इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आप लिख सकते हैं मे बी समटाइम्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपका स्मॉल लेटर में ए और बी है, तो कभी कभी एक्स और वाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी जाता है, लेकिन ये कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही ये पता चलता है कि आपका एक्स और वाई क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए और बी के बराबर है या कोई इंडिपेंडेंट टर्म है। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ पे रेट लिखना सीख गए हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप समझ गए हैं। अगर आपको कोई जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट बोलेगा लिखने को, तो आप रेट भी लिख सकते हैं। अब हम लोग इसका यूनिट भी करके देख लेते हैं, तब तक मैं इसे रब करता हूं, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइज अब हम लोग रेट कांस्टेंट का यूनिट करेंगे, तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी लिखिए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। आप इसमें लिख सकते हैं द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, the units of rate constant is different for different order of reactions। तो अलग अलग ऑर्डर के लिए आपका यूनिट भी डिफरेंट हो जाएगा।
जैसे कि अगर जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर के लिए आपका यूनिट कुछ और हो जाएगा। फिर अगर आपका रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है तो फिर उसके लिए यूनिट आपका डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से सिखाने का। वैसे इसे आपके बुक में दिया हुआ है, आप इसे याद कर लीजिए, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप खुद से इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको जीरो ऑर्डर का बताता हूँ। सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर के लिए अगर हम लोगों को रेट लिखना हो तो मैंने आपको भी बताया है, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, और जीरो ऑर्डर का है मतलब इसमें पावर होना चाहिए जीरो। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आपको पता है किसी भी संख्या पे पावर जीरो होता है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं, और रेट इज इक्वल टू के। अब आपको के का यूनिट निकालना है, रेट कांस्टेंट मतलब के का यूनिट चाहिए, तो रेट का निकालिए। तो रेट क्या होता है? रेट आप लोगों ने पढ़ा है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, ये ना आपने पढ़ा था। रेट का यूनिट, रेट तो यही होता है। रेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन में परिवर्तन डिवाइडेड बाय टाइम में परिवर्तन। तो कॉन्सेंट्रेशन में परिवर्तन मोल पर लीटर में लिखते हैं और टाइम को सेकंड में लिखते हैं। अब अगर ये सेकंड को ऊपर लेके जाइए तो ये हो जाएगा जी मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, तो यही आपका जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट हो गया मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, अब मैं आपको जीरो ऑर्डर का हो गया, अब मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर का करके दिखाता हूं। आप यहां लिखिए फर्स्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप रेट लिख लीजिए। तो रेट हो गया जी, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में आर ले रहे हैं, और फर्स्ट ऑर्डर का मतलब हुआ इस पे पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से आप के निकालिए। के क्या हो गया? के इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन, है ना हुआ जी। अब आप देखिए रेट का यूनिट क्या होता है? रेट का यूनिट अभी भी हम लोग देखे हैं, रेट का होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। डाल दीजिए मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, वैसे भी रेट का मतलब ही होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में देते हैं और टाइम को सेकंड में देते हैं। तो रेट का हो गया मोल पर लीटर पर सेकंड, और फिर कॉन्सेंट्रेशन को फिर हम लोग मोल पर लीटर में ही दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए मोल पर लीटर आपका कट गया, आपका बचा सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो आपका यूनिट हो गया रेट कांस्टेंट का वो हुआ पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको सेकेंड ऑर्डर का भी करके दिखाता हूं। तो यहां आप लिख लीजिए, मैं यहां फिर लिख देता हूं सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर के लिए सबसे पहले आप इसी प्रकार से रेट लिख लीजिए। तो रेट हो गया जी, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, और इस पे पावर कितना होना चाहिए सेकेंड ऑर्डर के लिए? 2। ठीक है बच्चों, अब आप यहां पहले रेट निकालिए, मतलब के इज इक्वल टू हो गया रेट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, और इस पे पावर 2। ठीक है बच्चों, रेट का क्या होता है? रेट का भी हम लोगों ने निकाला मोल पर लीटर पर सेकेंड। डाल दीजिए मोल पर लीटर पर सेकेंड, और आर का मतलब, और ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया, आर मतलब रिएक्टेंट और ये कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग मोल पर लीटर में दिखाते हैं, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहां पर भी आप स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए मोल पर लीटर से एक मोल पर लीटर स्क्वायर कट गया, अब आपका सिर्फ मोल पर लीटर बचेगा। अब इसको आप ऊपर लेके जाइए तो यूनिट चेंज, पावर चेंज हो जाएगा। लीटर पे पावर -1 है, ऊपर जाके लीटर हो गया। मोल ऊपर जाएगा तो मोल पे पावर -1, और सेकंड पे पावर -1 पहले से तो है ही। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर के लिए आपका ये यूनिट हो गया रेट कांस्टेंट का, लीटर पर मोल पर सेकंड। आई होप आप सीख रहे होंगे, और इसी प्रकार से आप थर्ड ऑर्डर का भी खुद से निकाल सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और थर्ड ऑर्डर का यूनिट खुद से निकालिए, और उसके बाद फिर मैं बनाता हूं तब आप उसे मिलाइए, तब आप प्रैक्टिस में आ पाइए। और बच्चों थर्ड ऑर्डर का भी मैं आपको यूनिट निकाल ही देता हूं। चलिए यहां पे आप लिख लीजिए थर्ड ऑर्डर।
थर्ड ऑर्डर के लिए पहले आप रेट लिख लीजिए। रेट क्या हो गया बच्चों, ये लगाइए इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और थर्ड ऑर्डर के लिए इस पे पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, यहां से के निकालिए, के हो गया जी रेट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, इस पे पावर 3। रेट का क्या लिखते हैं बच्चों, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और कॉन्सेंट्रेशन को लिखते हैं मोल पर लीटर में, और इस पे पावर 3, इसका क्यूब कर दीजिए। मोल पर लीटर से ये 3 पावर कटेगा, आपका 2 बचेगा। अब इसको सीधा सीधा सॉल्व कर लीजिए। मोल पे पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो मोल पे पावर -2 हो जाएगा, लीटर पे पावर -2, -1 है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, तो लीटर चला गया ऊपर, तो -2 हो गया प्लस का 2, और सेकेंड पे पावर -1 आपका है ये। तो ये हो गया आपका थर्ड ऑर्डर के लिए आपका यूनिट रेट कांस्टेंट का। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग यूनिट निकालते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये टॉपिक आपका यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, अब टाइम है इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स करने का, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं तब तक न्यूमेरिकल एक यहाँ पे लिख देता हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है। आपका क्वेश्चन है कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन विच हैज द रेट एक्सप्रेशन। तो रेट एक्सप्रेशन आपका दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे 1 2 करके। तो रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आप इससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालिए। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बताया था आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए मैं लिख रहा हूं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इसे हम लोग एन से दिखाते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग निकालते हैं कैसे, कॉन्सेंट्रेशन पे जो पावर रेज है उसका सम, यहां लिख सकते हैं आप, द सम ऑफ पावर्स। ठीक है, तो जो पावर्स जो है आपका इस पे रेज किया हुआ है, इसका सम। तो चलिए बहुत ही आसान है, पहले वाले को निकालते हैं। तो इसका पावर है जी 1/2 और प्लस 3/2। ठीक है, अब आप इसका सम कर लीजिए, तो सम करिए, ये आ गया 2, 1 + 3 दैट इज 4/2, ये काट लीजिए आपका 2, यानी कि पहले वाले का जो आंसर आएगा वो आएगा सेकेंड ऑर्डर। ठीक है बच्चों, तो पहले वाले का आपने जब सम किया तो सम के बाद आपका आया सेकेंड ऑर्डर, यानी कि पहले वाले का जो रेट एक्सप्रेशन है उसका ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर होगा। अब सेकेंड का भी देख लीजिए, सेकेंड है आपका कॉन्सेंट्रेशन पे पावर है 3/2, और फिर प्लस लगाइए, प्लस फिर -1, तो ये हो गया -1। इसको सॉल्व करिए, 2 3 -2, ये हो गया 1/2, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं हाफ ऑर्डर रिएक्शन, हाफ ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकेंड जो है आपका वो हाफ ऑर्डर रिएक्शन है ना, और उसी के लिए आपका रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप बढ़िया से इसे एक बार फिर से देख लीजिए, और न्यूमेरिकल भी मैंने करवा दिया ताकि टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं इसी प्रकार से क्वेश्चन के साथ आपको बता भी रहा हूँ और अच्छे से समझा भी रहा हूँ।